नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में देश में वामपंथियों का बचा एकमात्र गढ़ केरल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते खतरे को लेकर आजकल चर्चा में है। ट्विटर पर जस्टिस फॉर केरला गर्ल्स के ट्रेंड के चल रहा है। लोग एक 6 साल की बच्ची के साथ हुई बर्बरता से आहत हैं और ऐसे में सियासत का दौर भी अब तेज होता नजर आ रहा है। केरल में महिला उत्पीड़न को लेकर बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय ने इस सियासत को जन्म दे दिया है। दरअसल अमित मालवीय ने एक ट्वीट करके केरल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीपीआईएम के केरल मॉडल ने महिलाओं और लड़कियों के लिए राज्य को असुरक्षित कर दिया है। संख्या आपको चौंका देगी। उनके अनुसार वामपंथ के केरल मॉडल में दलित महिलाओं को निशाना बनाना बहुत आसान है। अमित मालवीय ने दावा किया कि 23,002 महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है और 10,433 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। इतना ही नहीं, अमित मालवीय ने दावा किया कि 6,220 मासूम बच्चों के साथ में जो बच्चियां हैं उनके दुष्कर्म हुए हैं और इसके साथ ही 75,180 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं, जिनमें बच्चों की संख्या 20,497 है। तो वहीं बीजेपी के इन दावों को केरल की पी विजयन सरकार ने गलत करार दिया है और अपने आंकड़ों में महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़े कम बताए हैं। बता दें कि माकपा की युवा शाखा का एक नेता 6 साल की बच्ची के साथ 3 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप उसके ऊपर लगा है। आरोप है कि बीते 30 जून को भी उसने बच्ची के साथ फिर से दुष्कर्म किया और उसके बाद बच्ची बेहोश हो गई। उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। बाद में बच्ची का शव उसके माता पिता के घर में ही फंदे से लटका मिला। केरल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही इसको लेकर सियासत न सिर्फ केरल में बल्कि पूरे देश में इसको लेकर देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद जो खड़ा होता नजर आ रहा है। अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि ट्विटर पर लगातार ये ट्रेंड चल रहा है और इसी के साथ में उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया। क्या कुछ ट्वीट में है आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको आंकड़े हम दिखा देते हैं कि जो आंकड़े हैं, जिनको लेकर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने दावा किया है वो जो आंकड़े हैं और जो केरल सरकार ने आंकड़े दिए हैं, जो केरल की पुलिस ने जो आंकड़े सामने रखे हैं, उन आंकड़ों में एक भारी फर्क नजर आ रहा है। और इन आंकड़ों को लेकर भी सियासत है और उनके सीधे तौर पर जो कहना है, केरल सरकार का कहना है कि बीजेपी केरल को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है और तमाम तरह की बातें बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर केरल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर हम केरल के आंकड़ों की बात करें तो साल दर साल की अगर हम बात करें, साल 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 जो कि मई तक के हैं, इन आंकड़ों पर हम देखें तो दुष्कर्म के मामले 2016 में 1,656 नजर आते हैं और 2017 में 2,003 नजर आते हैं। यही आंकड़े 2018 की हम बात करें 2005 और 2019 में अगर हम जाएं तो 2,076 और 2020 की हम बात करें तो 1,807 जो कि एक भारी गिरावट दर्ज की जाती है। और अब मई तक की हम बात करें तो 886 केस दुष्कर्म के केरल में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ में अगर हम आपको बताएं कि छेड़छाड़ के जो मामले हैं महिलाओं के साथ में तो 4,029 2016 में दर्ज किए गए थे। 2017 की हम बात करें तो 4,413 और 2018 में 4,544। 2019 की हम बात करें तो 4,579 केस दर्ज किए गए और साथ में 2020 की हम बात करें तो 4,000 केस दर्ज किए गए हैं, जो कि गिरावट दर्ज की जा रही है। और अगर हम 2020 के बाद में 21 की हम बात करें तो 1,437 केस आज इस महीने तक आ चुके हैं। और साथ में आपको यह भी बताएं कि अपहरण के जो मामले हैं उसको लेकर क्या स्थिति है, तो आपको बताएं कि अपहरण में 166 केस आए हैं 2016 के अंदर और साथ में 2017 की हम बात करें तो 184 केस दर्ज किए गए हैं। 2018 में 173, 2019 में 224 और 2020 में अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो आपको बताएं कि 147 जो कि गिरावट दर्ज की जाती है। 2021 में अभी तक 75 लड़कियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं।
अगर ईव टीजिंग की हम बात करें, यानी कि ये भी छेड़खानी में आता है, ईव टीजिंग की बात करें तो ईव टीजिंग में 2016 में 328 केस आए थे और 2017 में 421 मुकदमे दर्ज हुए और 2018 में 461 मामले दर्ज किए गए, 2019 में 461 दर्ज किए गए, 2020 की हम बात करें तो 455 मामले दर्ज किए गए हैं, 2021 में ये मामले 149 दर्ज किए गए हैं। अगर हम दहेज हत्या के चलते, अगर आपको बताएं कि दहेज उत्पीड़न के चलते जो हत्याएं हुई हैं उनकी हम बात करें तो 2016 में 25 महिलाओं की जो हत्या इसको लेकर की गई थी, 2017 में 12 महिलाओं की हत्या की गई थी और 2018 की हम बात करें तो 17, 2019 में 6, 2020 में भी 6 और 2021 यानी कि मई तक अब कोई केस सामने नहीं आया है। अगर हम बात करें क्रूरता जो कि पति के द्वारा की गई है, तो पति के द्वारा की गई क्रूरता की हम बात करें तो 3,455 केस 2016 में नजर आए थे, 2017 में हम बात करें तो 2,856, 2018 में 2,046 और 2019 में 2,991, 2020 में 2,715 और 2021 में 1,159। बाकी अपराध की हम बात करें, यानी कि जो सामान्य अपराध हैं उनकी हम बात करें तो 5,455 केस 2016 में नजर आए और इसके साथ 17 की हम बात करें तो 4,374, 2018 में 4,397, 2019 में 3,986, 2020 में 3,529 और 2021 में 1,502। और इसी के साथ में टोटल अपराध की हम बात करें, यानी कि कुल मामलों की संख्या जिनमें तमाम जो मामले दर्ज किए गए हैं, तो टोटल मामले 2016 में महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए 15,114 दर्ज किए गए, 2017 की हम बात करें तो 14,263 और 2018 में 13,643, 2019 में 14,293, 2020 में हम बात करें तो 12,659, 2021 की हम बात करें तो 5,008 केस अब तक सामने आ चुके हैं। और इन आंकड़ों को लेकर जो सियासत हो रही है, इन आंकड़ों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए डीके चंगानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीपीआई से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। हमारे साथ बीजेपी से खेमचंद शर्मा जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, रुख में आपका करना चाहूंगा आंकड़ों को लेकर, खासतौर पर केरल सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी आईटी सेल लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है और साथ में केरल को बदनाम कर रही है। देखिए, मैं केरल सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं, अगर वो गलत सिद्ध कर दें तो कोर्ट में जाएं, हमारे खिलाफ कोर्ट में केस करें या फिर वो सफाई दें। केरल में जो अभी सीपीएम की सरकार है या वहां पे कम्युनिस्ट की सरकार है, मैं कुछ आंकड़े बता देना चाहता हूं। उनके राज्य में 23,000 मॉलेस्टेशन के केसेज हुए हैं, 10,433 रेप के केसेज हैं और उसमें से सबसे ज्यादा दुखद है 6,220 बच्चों के रेप के केसेज हैं और 75,000 कॉग्निजिबल क्राइम्स हैं और 20,500 के आसपास बच्चों के खिलाफ क्राइम के केसेज हैं। ये सारे आंकड़े केरल सरकार की, जो वर्तमान सरकार है, जो कम्युनिस्ट की सरकार है, उनके राज में हुए हैं। और हम सभी जानते हैं वहां पे हजारों हमारी जो बहनें हैं उनको उठा लिया जाता है, फोर्सफुली उनको कन्वर्ट किया जाता है। सीरिया जैसी कंट्री में जहाँ पे आतंकवादी जो संगठन है वो उनका उपयोग करते हैं, वो बॉम्ब की तरह उनको उपयोग करते हैं और उनके जो परिवार है वो भारत में रोते रहते हैं। ऐसी हालत वहां पे हो रखी है। केरल को हम भगवान की भूमि बोलते थे, गॉड की भूमि बोलते थे, लेकिन आज वहां पे जो कम्युनिस्ट सरकार है उसके राज में चारों ओर हाहाकार है। वहां पे हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और केरल सरकार आंकड़ों का खेल करके और उसकी गेम करके वो बचना चाहती है। खेमचंद शर्मा जी, इसको लेकर डीके जी जवाब देंगे, लेकिन जो आंकड़े मेरे पास हैं, मैं केरल पुलिस के आंकड़ों की हम बात करें, हम ये आंकड़े दिखा भी रहे हैं लगातार, इन आंकड़ों में और आपके जो आंकड़ों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम बात करें जो आंकड़े जो सरकार दे रही है, केरल सरकार के द्वारा या फिर वहां की पुलिस के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े मई 2021 तक दिए गए हैं और आपके जो आंकड़े हैं इनमें बहुत बड़ा एक अंतर देखने को मिल रहा है। आपने बहुत बड़ा दावा किया है, 23,000 आपने बताया कि 23,000 लोगों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जबकि छेड़छाड़ के जो मामले अगर जो बताए गए हैं वो 4,000 बताए गए 2020 में। नहीं, ये बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि जो कम्युनिस्ट जो सरकार है बहुत सारी चीजों को छिपा रही है और सच छिपता नहीं है। 23,002 मॉलेस्टेशन के केसेज हैं, 10,433 रेप के केसेज हैं,
और 6,220 बच्चों के खिलाफ रेप के केसेज नहीं हैं। नहीं, देखिए और खेमचंद शर्मा जी, मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं उन आंकड़ों को चलवाने के लिए, और उन आंकड़ों को एक बार फिर से तस्वीरों को हम दर्शकों तक दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन आंकड़ों में क्या बदलाव है, क्या आंकड़े हैं। बीजेपी के जो दावे हैं, पहले तो वो जिस तरीके से अभी बताए जा रहे हैं, जिस तरह के कि आपको बताएं कि 23,002 छेड़छाड़ के मामले, 10,433 दुष्कर्म के मामले हैं, और इसके साथ में आपको यह भी बताते चले कि इसके साथ में 20,497 बच्चियों पर अत्याचार हुआ है। यह कहना है टोटल 75,180 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। इसके साथ में बच्चियों की संख्या आपने देखी, लेकिन साथ में इन आंकड़ों के अलावा सरकार जो केरल की बता रही है, उन्होंने जो आंकड़े दिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें दुष्कर्म के मामले 1656 2016 में, 2003 17 में, 18 की हम बात करें 2005, 19 की हम बात करें 2076, 2020 की हम बात करें तो 1807, और 21 मई तक अगर हम देखते हैं तो 886 केस दर्ज किए जाते हैं। दहेज हत्या की हम बात करें 2016 में 25, 17 में 12, 2018 में 17, 2019 में 6, 2020 में 6 और 2021 में अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है दहेज हत्या के मामले में। पति क्रूरता की हम बात करें तो इसके मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में खेमचंद शर्मा जी, सच्चाई क्या है, जनता किसे माने? वहाँ पे 23,000 से ज्यादा वहाँ पे मोलेस्टेशन के केसेज हुए हैं, 10,433 रेप के केसेज हैं, और बच्चों के खिलाफ जो रेप के केसेज हैं 6,220 केसेज हैं, 75,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ कॉग्निटिव जो क्राइम है उसके केसेज हैं, और 20,497 बच्चों के खिलाफ केसेज हैं। तो ये चीजें सत्य है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे जो रियल इनपुट है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे जो स्वयंसेवक हैं, वहाँ पे जो एनजीओ काम कर रहे हैं, उन सभी के माध्यम से डेटा कलेक्ट करके ये डेटा दिखाए। वहाँ पे छोटे छोटे 5-5 6-6 साल के बच्चों के साथ क्राइम हो रहा है, रेप हो रहे हैं, सवाल खड़े वहाँ पे होने लाजमी बच्चियों को है उठा लिया जाता है, उनको खेमचंद शर्मा जी, मैं कन्वर्ट कर आपकी दिया बात जाता है, पूरी कन्वर्ट करवाऊंगा। करके सीरिया भेज दिया जाता है। अपनी चर्चा में उनको हिस्सा आतंकी बना लेते हैं, दिया जाता सीपीआई है। से हमारे साथ डीके चंगानी जी जुड़े हैं, उनको भी हिस्सा बना लेते हैं। डीके साहब, आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, जो बीजेपी दावा कर रही है और जो सरकार ने जो दिए आंकड़े, जो केरल पुलिस ने आंकड़े दिए, उनमें बहुत फर्क नजर आ रहा है। झूठ कौन बोल रहा है? पहली बात तो मैं जो कहना चाहता हूँ ये है जी कि केरल सरकार के आंकड़ों को लेकर के जो बताई जा रही है, ये इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है। मैं आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले बाई प्लेन बॉम्बे से केरल जा रहा था। उसमें सिंगल साहब भी थे, और उन्होंने जाकर के केरल के अंदर में बहुत बड़ी रैली की थी, अशोक सिंघल जी, और उन्होंने ये कोशिश की थी कि केरल के अंदर में जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको किस तरह से गिराया जाए। मैं अपनी ओर से जो बात कहना चाहता हूँ ये कि खाली केरल के आंकड़ों को, मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई जुल्म हो रहा है तो ठीक हो रहा है, गलत ही हो रहा है, तो उसको ठीक करने की कोशिश की है, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप उनके सरकार के प्रयत्नों को भांपने की कोशिश करें कि किस तरह से सरकार हर साल दिन पर दिन उसको कम करने की कोशिश कर रही है और उसको अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को और उनके क्रियाकलापों की जांच करनी है तो उनको आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए उत्तर प्रदेश के, उनको आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए मध्य प्रदेश के, और जहां जहां पर उनके इवन हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के आंकड़े भी अगर आप महिलाओं के उत्पीड़न के लेंगे तो मैं समझता हूं केरल कहीं पीछे छूट जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी राज्य में आंकड़े कम हैं या ज्यादा हैं, ये इससे केरल की जो छवि है या केरल को जो लेकर जो ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन सवाल ये ये बात कि जो आंकड़े हैं, क्योंकि बीजेपी ने कहा, बिल्कुल आपने कहा इस बात को कहा, लेकिन 23,000 मैंने ये कहा, छेड़छाड़ के मामले 23,002, ये बीजेपी का दावा है। सबसे पहले यही कहा, और जो पुलिस के हम जो रिपोर्ट हम देखें 2020 में ये आंकड़े जो हैं 4,000 नजर आते हैं। सर 23,000 और 4,000 में बहुत फर्क हो जाता है। बीजेपी 23,000 बता रही है और केरल पुलिस ने जो दिए हैं अपने राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के ये सरकार के आंकड़ों के अलावा जो अपने खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, मुझे तो इस पे विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहां से ये आंकड़े लेकर के आती है। मैं पर्सनली जो केरल के साथ बहुत सारे मेरे मित्र रहते हैं, उनके साथ मेरा लगातार संपर्क रहता है, वो सारे के सारे लोग यही कहते हैं कि लेफ्ट के टाइम के अंदर मैं कमेंट सर पूरा करवाऊंगा इसको और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
रुक फिर से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में लगातार दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। डी के साहब, रुक में फिर से आप ही का करना चाहूंगा। सवाल यही होगा कि आप जो तर्क दे रहे हैं, लेकिन सवाल के आंकड़े जो हैं, बीजेपी 23,000 बता रही है और वहां की जो पुलिस है केरल की वो 4,000 बता रही है, तो जनता कैसे समझे कौन सच है कौन झूठ? जब पॉलिटिकल मोटिव लेकर के कोई झूठे आंकड़े बताने के कोई संकल्प लेकर के आगे बढ़ जाए तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता जी। अगर हम रिलायबल स्टेटिस्टिक्स कहीं लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सरकारी आंकड़ों को ही हम लेकर के बढ़ना पड़ेगा हमको। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी फैब्रिकेटेड स्टेटिस्टिक्स लेकर के आ जाएगी और कहेंगे कि ये आंकड़े सरकार के गलत हैं। ठीक है सर। अगर इस तरह से बाकी स्टेटों को आप कंपेयर करेंगे तो कहां जाकर के स्थिति रुकेगी। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के जो खेमचंद जी हैं उनने जो स्टेटिस्टिक्स दिए हैं वो दे आर फार फ्रॉम द ट्रुथ, वो सत्य के निकट नहीं है। और सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं और उससे साफ मालूम होता है कि क्रमशः धीरे धीरे सरकार जो है उसके ऊपर नियंत्रण कर रही है अपराधों के ऊपर में, और वहां पर स्थिति दिन पर दिन नियंत्रण में आ रही है। उनकी मंशा को, उनके प्रयत्नों को झुठलाया नहीं जा सकता। लेफ्ट सरकार के पहले जो सरकारें थी, उनके जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम के अंदर में भले ही बड़े हों, पर लेफ्ट सरकार के आने के बाद में इन तमाम अपराधों को कम करने के लिए, अगर ये अपराध बड़े होते तो जो केरल के अंदर में जो एक क्रम है कि एक बार कांग्रेस की सरकार एक बार लेफ्ट की सरकार, ये क्रम टूटता नहीं। ठीक है, क्योंकि लगातार आप सीधे तौर पर सियासी तौर पर आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये मानकर चलें इसको। खेमचंद शर्मा जी, मैं रुख आपका करूंगा। राजनीतिक तौर पर आप लोग इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं केरल को, आपका ये पीछे इसका राजनीतिक एजेंडा है? क्योंकि आपके आंकड़ों में और वहां के आंकड़ों में बहुत फर्क है। देखिए, हमारा राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल नहीं है। अब वहाँ पे कोई चुनाव भी नहीं है। हमें सच जनता के सामने लाना जरूरी है। सीपीएम के लीडर खुद 6 साल की बच्ची के रेप में और उनके मर्डर में इन्वॉल्व पाए गए हैं। इनके नेता कुछ ऐसे कृत्य कर रहे हैं क्योंकि ये अपीजमेंट की राजनीति करते हैं और अपीजमेंट की राजनीति की वजह से कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को इन्होंने फिर छूट दी हुई है। आप जो करना चाहें वो करो। और केरल एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारी बहनों को उठा लिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करने के बाद उनको आतंकवादियों के पास भेज दिया जाता है और आतंकवादी उनको ह्यूमन बम के तौर पर उनको उपयोग करते हैं। हमने कितने केसेस देखे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये केसेस केरला में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि केरला की जो वहाँ पे सरकार है, केरला की जो वहाँ पे अभी रूलिंग पार्टी है, वो पहले तो इस तरीके का भ्रम फैलाती है कि भाई आप किसी भी धर्म को मानो मत, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को मानो, आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानो, और उसके बाद वो अपीजमेंट की राजनीति करती है और उसकी वजह से उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ग को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया है कि वो रेप भी कर रहे हैं, वो मर्डर भी कर रहे हैं, वो बच्चों का भी रेप कर रहे हैं, वो माता बहनों के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं, वो हर तरीके का क्राइम वहाँ पे केरल में कर रहे हैं। वहाँ पे आपने देखा किस तरीके से गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है। केरल जबकि वहाँ पे सबसे ज्यादा साक्षरता है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी वहाँ पे ये क्राइम हो रहा है। और वो क्राइम सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसकी मंशा गलत है, उसकी इंटेंशन गलत है। इसीलिए हम लोगों को सच्चाई सबके सामने लाना जरूरी है। 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और वो भी सीपीएम के लीडर करते हैं, फिर उनका मर्डर हो जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। डीके साहब के पास मैं इन सवालों को लेकर ही चलूंगा। डीके साहब, तमाम बातें आपने सुनी और ये गंभीर भी है, और अमित मालवीय ने भी जो कहा, उन्होंने कहा कि दलित महिलाओं को निशाना बनाना केरल में बहुत आसान है। वहां पर महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं और इसके पीछे की जो वजह है, वहां की सरकार को एक विशेष समुदाय को उसका शरण जो उसको लेकर पूरी छूट मिली हुई है। जिनके वो इंगित करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट सरकारें जो होती है, लेफ्ट सरकार जो होती है, वो न तो किसी धर्म के ऊपर विश्वास रखती है और न कोई संप्रदाय के ऊपर में और न किसी वर्ग के ऊपर में। वो हमेशा ही सबके साथ एक समान आचार संहिता, एक तरह के कानून व्यवस्था को लागू करने की तरफ विश्वास रखती है। लेकिन नेता अपनी पार्टी का हो फिर? हाँ जी, अगर पार्टी का नेता हो फिर क्या होगा? जो ताजा आंकड़ा, जो ताजा मामला जिसका जिक्र कर रहे हैं खेमचंद शर्मा जी, 6 साल की बच्ची का मामला, उनका आरोप है कि आपकी पार्टी के नेताओं ने ऐसा किया। हालांकि उनको गिरफ्तार जरूर पुलिस ने किया है, लेकिन आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। यही वजह है कि आप लोग इसको छिपा रहे हैं। इलेक्शंस के अंदर में सरेआम एक महिला का साड़ी का चीर हरण किया जा रहा है और लखीमपुर खीरी में।
तो ये राजनीतिक, इसको राजनीति से नहीं, ये गुंडे जो तत्व होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, गलत तरीके के करने वाले लोग, और उनके ऊपर में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हमेशा इस चीज के पक्षपाती रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई करने वालों के ऊपर में, चाहे वो सीपीएम के लोग हों, चाहे भारतीय बीजेपी के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनके ऊपर में। जी, आपको लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, एक बार फिर से रुख में आपका करूंगा। आरोप यही लग रहे हैं कि आप लोग केरल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सीपीआई सीपीआईएम लगातार ये आरोप लगाती रही है बीजेपी पर। खुद राहुल गांधी ने इस बात को लेकर कहा और कांग्रेस लगातार हमलावर रही। तो क्या आप किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत केरल को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारे सीपीएम के बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो शायद उनको हकीकत पता नहीं, शायद वो केरल आजकल जाते नहीं। केरल की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। वहाँ पे हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो केरल की सरकार है पूरी तरीके से एक विशेष वर्ग को अपील करने के लिए, खुश करने के लिए उनको पूरी छूट दी हुई है, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हुई है। क्यों केरल में से ही हमारे हिंदुओं की बहनों को उठाया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, और उनको सीरिया तक भेजा जाता है, सीरिया तक भेजा जाता है। आईएसआई जो बड़ा आतंकी, सबसे बड़ा विश्व का जो खतरनाक आतंकी संगठन है, उसमें शामिल किया जाता है। उनके आतंकियों के साथ वहां पे वो काम करती हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? उनके परिवार रोते हैं केरल में, उनके परिवार यहाँ पे शिकायत करते हैं, सरकार से सहायता मांगते हैं, लेकिन उनको सहायता नहीं मिलती। क्यों केरल में हो रहा है? क्योंकि उन्होंने एक विशेष वर्ग को छूट दी हुई है। आप जो करना चाहे जो करो, जो जैसा करना चाहे वैसा करो, हिंदुओं का रक्षक कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ हो रहा है तो पुलिस के पास जो आंकड़े हैं उनमें फर्क क्यों सर? आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास हूँ। इसलिए है क्योंकि पहले तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, और रिकॉर्ड कर लेते तो आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। जब रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो वो सच्चाई सामने कैसे आएगी? हम सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल की जो असलियत है वो जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केरल में ना तो बच्चे सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना हमारे हिंदू सुरक्षित है, ना ही वहाँ पे दलित सुरक्षित है। ठीक है, डीके साहब हमारे साथ आवाज मिल रही है आपको हमारी? आ रही आवाज। डीके साहब, आखिरी एक लाइन में अंतिम कमेंट क्या कहेंगे आप जनता के लिए? जनता के लिए ये कि देखिए, लग सरकार जो है ईमानदारी के साथ लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए, और खास करके महिलाओं के अत्याचार को कम करने के लिए ठीक है सर, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीके चंगानी जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी, खेमचंद शर्मा जी भी जुड़े, लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बातचीत किसानों की होगी। दरअसल विधानसभा चुनावों से पहले किसान आंदोलन से कुछ लोगों को आस नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किसान संगठनों ने भी कमर कस ली है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान नेताओं के चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सितंबर महीने में एक मीटिंग मुजफ्फरनगर में होगी और वहीं से आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार के पास 2 महीने का वक्त है बातचीत कर रही। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से किसान आएंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत से पहले अगस्त में सरकार बातचीत करना चाहती है या उसके दिमाग में कुछ है तो उसकी तैयारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा की होगी, भारतीय किसान यूनियन की नहीं, और यह पंचायत की तारीख 5 सितंबर रखी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो बड़ी पंचायत करेंगे,
आगे की बात संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। एक चैप्टर खत्म हो जाएगा और आगे की चैप्टर की बात मुजफ्फरनगर की जमीन से तय की जाएगी। हालांकि राकेश टिकैत से जब इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर अगर पूछा जाए तो राकेश टिकैत खुद के चुनाव लड़ने से जरूर पीछे हटते नजर कहने की बात कहते हैं, लेकिन इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत से पहले गुरनाम सिंह चढ़ू ने आपको बताएं कि विधानसभा चुनावों में लड़ने की बात कह चुके हैं। आगे की योजना तो आंदोलन चल रहा, आगे कर लेगी सरकार। 8 ही महीने तो हुई है अभी, आगे 8 महीने में बातचीत कर लेगी। देखो किसान यहाँ से वापसी नहीं जाने का, किसान रहेगा यहीं पे ही जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, बात नहीं मानेगी। हम यहाँ से घर वापसी नहीं जा रहे ना ना, इन्हीं से ही हटवाएंगे जो उनसे जा रहे हैं, इन्हीं से ही हटवाएंगे। चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं, हमारी कोई योजना नहीं चुनाव लड़ने की। और सितंबर ने वक्त दिया है, सितंबर में 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत हम करेंगे, उसमें फैसला लेंगे आगे का आंदोलन की कैसे रणनीति और आगे बढ़ानी है, उस पर फैसला लेंगे। और क्या इस दौरान आपके पूरे देश में, क्योंकि हाँ चलेंगे, मीटिंग करेंगे, देश भर में जाएंगे, बात करेंगे देश के लोगों से। और राजनीति दबाव भी है, जनता इनको वोट नहीं दे रही तो राजनीति के दबाव है। भाई जिसका जो मर्ज है उसे उसी मर्ज की तो दवाई दी जा। ये पॉलिटिकल उससे ताकतवर बने वोट लेकर जनता की। अब जनता इनको वोट नहीं दे रही तो बताओ हमारे पे क्या इलाज है। कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आप भी चुनाव में उतर। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव नहीं, वोट की चोट वो देंगे। तो वोट की चोट देने की बात यहां पर राकेश टिकैत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही राकेश टिकैत के अलावा बाकी किसानों की हम बात करें, बाकी किसान नेताओं की, तो वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुके हैं। गुरनाम सिंह चढ़ू खुद इस पूरे मामले को लेकर बयान दे चुके हैं। हालांकि राकेश टिकैत खुद के चुनाव लड़ने से खुद को दूर रखने की बात कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी से खेमचंद शर्मा जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। हमारे साथ शिव सिंह जुड़ चुके हैं, आपको बताएं कि संयोजक हैं संयुक्त किसान मोर्चा के। आपका स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। सबसे पहले शिव सिंह जी, आंदोलन करते करते अब विधानसभा चुनावों में लड़ने की तैयारी। जी हेलो जी शिव सिंह जी, अपने विचार रखें। नहीं, देखिए क्या है कि मुख्य मुद्दा हमारा किसान बिल वापसी का है, और जब हमारी बात सरकार ने नहीं सुना तो हम लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रचार भी किया, और सरकार के खिलाफ किसान ने 5 राज्यों में वोट देने का भी काम किया। उसके परिणाम आपके सामने हैं। लेकिन जहां चुनाव की बात है, अभी आपने कहा कि चढ़ूनी साहब ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे पंजाब में, तो पंजाब में, तो मैं तो ये कहूंगा ये सरकार को चेतावनी है, और ये निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा लेगा। या जनता को पागल बनाया जा रहा था, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर आप लोगों ने लोगों का समर्थन लिया, और अब आप विधानसभा में पहुंचने के लिए, मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए अब आप अपने सही रंग में आ रहे हैं। नहीं, किसान को बिल्कुल मंत्री बनने की लालसा नहीं है, और ना किसान कभी मंत्री बनने के लिए मैदान में आया। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। नहीं शिव सिंह जी, फिर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। आप ये कहिए कि कुछ नेता हैं, शिव सिंह जी, फिर किसानों का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसान से मतलब ये होता है कि तमाम किसान, और इससे बाकी किसान बदनाम भी होते हैं। जिन लोगों ने संघर्ष किया हुआ है वो बदनाम होते हैं। देखिए, यदि चुनाव का कोई ऐसा निर्णय होगा, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो हमारा आंदोलन चल रहा है और हम आंदोलन करके ही अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। चुनाव का कहीं अभी कोई मुद्दा ही नहीं है, और चुनाव का यदि मुद्दा बनेगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो ये जब संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा तब देखा जाएगा। अभी तो ऐसा कोई मैटर नहीं, अभी हमारा संघर्ष जारी है, और हम लड़ करके सरकार के खिलाफ जंग लड़ करके हम बिल वापसी कराएंगे और जीतेंगे जरूर। ठीक है,
खेमचंद शर्मा जी का मैं रुख कर लेता हूं, बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। और खेमचंद शर्मा जी, सवाल ये होगा कि अब तक आपके खिलाफ बीएसपी, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम ऐसे दल थे, लेकिन अब आपके सामने किसान आंदोलन से उभरे कुछ नेता होंगे दो बात करने के लिए। देखिए, अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए। हम लोग तो कह रहे थे कि ये सब राजनीतिक आंदोलन है, अब ये सामने आना शुरू हो गया है। और धीरे धीरे जैसे पंजाब के इलेक्शन सामने आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि पूरी तरीके से राजनीति की वजह से सब चीजें चल रही हैं। और टिकैत साहब को तो हमने पहले भी देखा है, कैप्टन साहब के साथ ट्रैक्टर पे बैठ के प्रचार करते हुए, उनका समर्थन करते हुए, उनका साथ देते हुए। तो पुणे भी वैसा कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन राजनीति करनी है तो सामने आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी का अधिकार है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी राजनीति कर सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सबका अधिकार है। टिकैत साहब का भी अधिकार है और लोगों का भी अधिकार है। और लेकिन किसानों के नाम पे आप धरना प्रदर्शन ना करें, किसानों को बहकाने का काम ना करें, किसानों को भटकाने का काम ना करें। किसान समझ चुका है, किसान जानता है कि जो अभी जो वर्तमान में कृषि बिल है वो होल्ड पे है, और कोर्ट की जो कमेटी है वो भी इस पर चर्चा पर चर्चा कर रही है। सभी लोग उनसे बात कर रहे हैं, सब लोग अपनी बातें रख रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और अधिकतर लोग अपने फायदे बता रहे हैं। जब उस पर चर्चा पर चर्चा चल रही है और उसके बाद कोर्ट निर्णय लेगा, और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है बेस्ट सिस्टम है, और सब लोग उस पर विश्वास रखते हैं। जब कोर्ट के सिस्टम पे हम सभी विश्वास रखते हैं, तो कोर्ट का प्रोसेस चल रहा है। जब मैटर जुडिशरी में है, सब जुडिश है, तो उस समय धरना प्रदर्शन करना उसका कोई तुक नहीं बनता। लेकिन फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं, अब उसमें कर रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सरकार ने अपनी ओर से बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने भी, कृषि मंत्री जी ने भी बोला है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अभी इन नेताओं को डिसाइड करना है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी वहाँ पे हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ पे हमारी बंगाल की बहन को पहले वहाँ बलात्कार किया जाता है, फिर उनकी हत्या होती है। वहाँ के सोकॉल किसान नेता उसको लेकर तो चलो फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, एक बात मैं समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया, शिव सिंह जी भी इसको लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शिव सिंह जी रुक करूंगा मैं आपका। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामले हैं, इसको लेकर अभी हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। 5 तारीख को जो क्षमता थी कि स्टोर करने की इतनी क्षमता रहेगी, उसको हटा लिया गया है 5 जुलाई को। और दूसरी बात सर, ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो नए कृषि कानून थे, ये मांग तो किसानों की आज भी है। बेशक किसान आंदोलन से कुछ नेता चुनाव लड़ने की राह तलाश रहे हों। देखिए, कानून किस लिए? कानून किसानों को एम्पावर करने के लिए, उनको हक देने के लिए है, उनको आधुनिक शक्ति देने के लिए है। और आपने देखा, जहां तक एमएसपी की बात है, अब की बार 8 साल पूरा रिकॉर्ड बना है। 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी हुई है। और ये पिछले साल में भी रिकॉर्ड था, उससे ज्यादा खरीदारी हुई है। तो हर साल हमारे यहाँ पे एमएसपी पे पैसा भी ज्यादा दिया जा रहा है, खरीदारी भी ज्यादा की जा रही है। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, ये जो आप कहते हैं कि एमएसपी पर खरीदारी हो रही है, लोग कहते हैं, किसान कहते हैं कि हमने तो अभी गेहूं बेचा ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा खरीदारी कर ली, और वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें सही दाम भी नहीं मिल रहे, इस वजह से हम बेच नहीं रहे। ये सही दाम आप दे किसको रहे हैं, ले कौन रहा है? भैया, कौन सा किसान कह रहा है कि गेहूं बेचे नहीं? गेहूं हमारे तैयार हो जाते हैं अप्रैल में, मई में, और गेहूं बिके हैं, धड़ल्ले से गेहूं बिके हैं। अगर ये लोग सोचे कि हम एसी रूम में बैठ के या एसी के टेंट में बैठ के हम किसानों की बातें कर रहे हैं, तो वो तो उचित नहीं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी गांव से आता हूँ, मैं भी गांव में पढ़ा हूँ। हमारे गांव के तो सभी किसानों के गेहूं बिके हैं, हमारे पूरे जिले में गेहूं बिके हैं, मथुरा में, और हर जगह गेहूं बिके। ये कह देना कि गेहूं बिके नहीं, ये तो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा अपमान। इसका मतलब ये गांव से लिंकेज इनका टूट चुका है, गांव से संवाद ही टूट चुका है, गांव से संपर्क ही टूट चुका है। हाँ, ये कहते हैं कि भाई गेहूं तो बिका है, लेकिन हमने नहीं बेचा। हो सकता है कि आपने ना बेचा हो क्योंकि आप एजिटेशन कर रहे हैं, या आप आंदोलन कर रहे हैं, या फिर आपके पास बहुत पैसा है, क्योंकि ऑलरेडी टिकैत साहब ने बताया कि उनके पास कितना खेत है, कितना पैसा है, वो बात अलग है। लेकिन आम किसान ने बेचा है तभी खरीदा है। ऐसा तो है नहीं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अड़ोसी पड़ोसियों से गेहूं खरीद लाई और वो दिखा रही है कि हमने अपने किसान से खरीदा। ऐसा नहीं है। ठीक है सर, मैं शिव सिंह जी एक बार फिर से रुख में आपका करना चाहूंगा। आपने तमाम बातें सुनी, आप इसको लेकर जवाब भी देना चाह रहे थे, लेकिन शिव सिंह जी, एक सवाल बहुत बुनियादी यहां पर उठाया गया खेमचंद शर्मा जी के द्वारा कि आप जो लगातार कह रहे हैं कि हमें एमएसपी नहीं मिल पा रही है, वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर रिकॉर्ड स्तर पर इस बार खरीदारी हुई है। ये तो साहब इनकी भाषा है। आप जमीन स्तर पर आए और जमीन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, देखें कि कितने लोगों को एमएसपी का लाभ मिला है। अभी आप कह रहे थे कि हमारे गांव में सारी खरीदी हो गई है। आइए मध्य प्रदेश के अंदर सर्वे करा दें आपको, कितने किसानों का अभी गेहूं नहीं बिका, और जिनका बिका भी
वो खुले आसमान में लाखों टन, इसका मेरे पास सबूत है और रिकॉर्ड है, लाखों टन गेहूं मैदान में खड़े खड़े रखे रखे सड़ गया बारिश में। सरकार के पास, मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई इंतजाम हर राज्य का यही हाल है सर, हर राज्य का यही हाल है। जबकि हर खरीदी केंद्र में 5 लाख रुपया सरकार बजट देती है कि वो तिरपाल से उसको ढकेंगे, और जो किसान वहां पर जाएगा गल्ला बेचने, उसको बैठने की व्यवस्था, उसके जलपान की व्यवस्था, इसके लिए 5 लाख रुपए का फंड है सरकार का। लेकिन कहीं इनके पास इंतजाम नहीं है, सारा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। और ये क्या कागजी भाषा बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं सारे सिरे से ये बात खारिज करता हूं। हम जमीन, लेकिन शिव सिंह जी, एक बार मैं फिर से विधानसभा चुनावों पर आना चाहूंगा, मैं एक बार फिर से चुनावों पर रुख करना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि आपको इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि किसानों के आंदोलन को बहुत सारे किसानों का समर्थन है। यही वजह है कि आंदोलन आज तक टिका है और मजबूत है। लेकिन आपको नहीं लगता कि यह आंदोलन अब कमजोर हो जाएगा? कमजोर इसलिए हो जाएगा कि किसान नेताओं के द्वारा जब चुनाव में लड़ने की बातें होंगी, चुनाव में जाने की बात होंगी, तो लोगों को लगेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। देखिए, जब क्योंकि बीजेपी ये कह रही कि बीजेपी तो लगातार आरोप ये लगाती रही थी कि राजनीतिकरण हो चुका है इस आंदोलन का, ये लोग आंदोलन के आड़ में अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि खुले में आकर लड़िए, किसानों के पीछे मत खड़े रहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो देश के विपक्षी दल हैं, वो जिस तरह से उनको किसानों के साथ खड़े होना चाहिए था, उस तरह उन्होंने किसानों का सहयोग नहीं किया है। और किसान 7-8 महीने से इस हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है, जंग का ऐलान कर रखा है। और ऐसे में अभी चुनाव का कोई निर्णय नहीं है। 5 सितंबर को चुनाव का निर्णय नहीं, चुनाव का निर्णय यदि आवश्यकता पड़ी इस सरकार के खिलाफ लड़ने की, तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा और देश का किसान तय करेगा। लेकिन ये आखिरकार चुनावों की बात हो ही क्यों रही है? बात जब आपके नए कृषि कानूनों को रद्द करने की है, मांग जब एमएसपी को लेकर कानून बनाने की है, तो बात चुनावों पर पहुंच कैसे गई? कैसे आखिरकार बंगाल में राकेश टिकैत वहां प्रचार के लिए पहुंच गई? ठीक है शिव सिंह जी, मैं आपका कमेंट पूरा करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से हम ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शिव सिंह जी, एक बार फिर से रुख आप ही का करूंगा और इस बात को समझाएं लोगों को, किसानों को, कि आखिरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ साथ एमएसपी को कानून बनाने की मांग के साथ साथ ये चुनावों का राग कब से अलापने लगे किसान? अभी तो चौधरी साहब हमारा बिल वापसी का मुद्दा है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस तरह से विपक्षी दलों को किसानों के साथ खड़े होना चाहिए था इस हुकूमत के खिलाफ, उस तरह विपक्ष खड़ा नहीं हुआ। लेकिन किसानों ने 5 राज्यों में डोज दिया, जैसा कि टिकैत साहब का कहना है, उसके परिणाम भी आए। लेकिन अब जो हालात हैं, जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, अभी किसानों के पास पर्याप्त डोज सरकार को देने के लिए उपलब्ध है। और ये चुनाव लड़ने का, जहां तक मेरा मानना है, ये वैधानिक अधिकार है। जब ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी कि अब सदन में पहुंच करके हम इस बिल को वापस करा बात सकते एकदम हैं। लाजमी है आपकी कि सभी के पास अधिकार है, जो मतदान कर सकता है वो लड़ भी सकता है, लड़ना भी चाहिए। लेकिन बात इस बात पर है कि जो बीजेपी लगातार शुरुआत से आरोप लगाती रही, आरोप ये लगाती रही कि राकेश टिकैत चुनाव लड़ चुके हैं, 2 चुनावों में जमानत जब्त हो चुकी है, लगातार ये आरोप लगाती रही कि किसान आंदोलन के पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश रची जा रही है। वो सच होती नजर आती है तो किसानों को दुख होता है सर। देखिए,
टिकैत साहब ने तो भाजपा की सरकार भी बनाने का काम किया था, लेकिन वही सरकार जब किसानों के खिलाफ कानून लाई तो उनको मैदान में उतरना पड़ा। ठीक है, बता दें। ठीक है, मैं समझ गया। आप चेतावनी के रूप में देने की बात कह रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपने तमाम बातें है हमारी। और खेमचंद शर्मा जी, ये चेतावनी कह लीजिए, ये धमकी कह लीजिए, और साथ में आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की स्थिति रहेगी जब किसान आंदोलन को लेकर आज तक सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, तो मजबूरी में उनको विधानसभा में लड़ना भी पड़ेगा? देखिए, वो लड़ना उनका हक है और खुल के लड़ें। किसानों का चोला छोड़ दें। और सिर्फ भाई हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उनसे अनुरोध करूंगा, आप टीवी पे ऐसे शब्द ना बोलें जो आपको हास्यास्पद बनाए। आप कह रहे लाखों टन अनाज मध्य प्रदेश में खराब हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं। लाखों टन तो वहाँ के गोडाउन में भी नहीं होगा, और लाखों टन आप कह रहे हैं खराब हो गया, ऐसा कैसे हो जाएगा? और 5 लाख एक मंडी के लिए होगा। और किसान जब अपनी फसल लाता है तो अपना बेसिक इंतजाम करके भी लाता है। और वहाँ पे जो वहाँ पे आप कह सकते हैं व्यापारी हैं, या फिर वहाँ पे जो सरकारी दुकान है, वहाँ पे भी एक बेसिक व्यवस्था रहती है। तो इस तरीके का शब्द ना बोलें कि लाखों टन खराब हो गया, उससे ना चीजें रिलेट नहीं होती। इसका मतलब है कि आप मंडियों में जा नहीं रहे, किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, या गाँव में जा नहीं रहे। आप गाँव में जाना शुरू करिए भैया, ताकि आपके पास प्रॉपर इनपुट रहे, सही इनपुट रहे। कि आप नहीं जा रहे हैं तभी ऐसी बातें कर रहे हैं कि लाखों टन का इतना होता है कि एक जिले में भी पैदा नहीं होता। खेमचंद शर्मा जी, आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सच्चाई तो देखिए, आप मथुरा में बैठे हैं या लखनऊ में बैठे हैं या फिर देश के किसी राज्य में, स्थिति है, बड़ी उम्र है। हकीकत ये है कि जब बारिश आई है, जब बारिश आई है, किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हुई है, चाहे उसने बेच दी हो या फिर उसके पास रही हो। 3 चीजें भैया, 3 चीजें। किसानों की फसल खेत में बर्बाद होना, किसानों की फसल जब वो बेचने जा रहे हैं मंडियों में बर्बाद होना, किसान ने बेच दी है, उसके बाद जो स्टॉक में सरकारी जो गोडाउन में रखा है, सरकार का माल रखा है, वो खराब होना। हमारे यहाँ पे भंडारण को बेटर करने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें आधुनिकता भी लाई जा रही है, और इस सरकार ने उसमें बहुत सारा काम किया है। ज्यादातर जो अनाज खराब होता है वो सरकारी भंडारों में खराब होता है, क्योंकि उसकी जो व्यवस्था, जो पहले कह सकते हो ट्रेडिशनल व्यवस्था थी, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसमें नए नहीं। चलिए ठीक है, इन चीजों को आप बेहतर कर रहे हैं, तो फिर किसानों को परेशान क्यों किया जा रहा है? किसान अगर वो मांग कर रहे हैं कि नहीं, कृषि कानूनों को रद्द कर दीजिए, तो वो कर दीजिए, ताकि आपको ये कहने का मौका ना मिले और कोई आपके खिलाफ इस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार ना हो। सुनिए, 70 साल से किसानों की भलाई में एक परिवर्तन करना बहुत जरूरी था। किसानों को हक देना जरूरी था, किसानों को एक आप कह सकते कानूनी हक देना बहुत जरूरी था, और वो कदम किसी ने भी उठाया नहीं, क्योंकि किसी में भी हिम्मत नहीं थी। वो सबके सब संकुचित राजनीति करते थे। हमें क्योंकि मोदी जी को जनता ने इतना बहुमत इसलिए दिया है कि हम वो करें जो जनता के लिए जरूरी है, हम वो करें जो देश के लिए जरूरी है, हम वो करें जो किसान के लिए जरूरी है। इसीलिए कि दूरगामी परिणामों के लिए, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए, किसानों को आधुनिक बनाने के लिए तीनों कानून आए। आज किसान को कॉन्ट्रैक्ट खेती में भी कानून मिलेगा, हक मिलेगा। किसानों को हर तरीके की उसमें सुविधा दी गई है। किसान प्रथम की इसमें पॉलिसी है कि किसान फर्स्ट, और उसके बाद जो बिजनेसमैन है वो सेकेंड। लेकिन बिजनेसमैन को भी इस तरीके का फ्रेमवर्क दिया है कि वो भी इस तरीके के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करे। अगर उसके लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा तो वो आएगा नहीं, तो किसान को जो एक्स्ट्रा पैसा मिलने चाहिए, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पाएगी। तो पीपीपी मॉडल में किसान का भला हो, उसमें बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करें, कंपनी पार्टिसिपेट करे, और किसान तो फिर आप समझा क्यों नहीं पाए किसान को? छोटे होते जा रहे हैं जी। नहीं, फिर समझा क्यों नहीं पाए खेमचंद शर्मा जी किसानों को? अगर ये कानून इतने ही भले हैं तो ये सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान हमने सड़कों पर देखे, ये क्यों आखिरकार उतरे? आपने सैकड़ों हजारों की बात की, लेकिन हमारे यहाँ पे तो 60 करोड़ के आसपास किसान हैं। इसका मतलब हम सैकड़ों, हजार या लाख भी इसमें से निकाल दें तो जो 99.99% जो किसान है वो तो समझ रहे हैं। तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सबका अपना एजुकेशन करने का अधिकार है, लेकिन ये कह देना कि सरकार जो कानून लाई है वही गलत है, और उन कानून को इम्प्लीमेंट होने से पहले आप खाली शंका की वजह से या अपनी पूर्वाग्रह की वजह से आप उनको गलत कह दो, वो बिल्कुल गलत है। उन कानून को जमीन पे इम्प्लीमेंट होने दो, इम्प्लीमेंट होने के बाद उनके फायदे नुकसान देखने दो। कोई भी सरकार परमानेंट नहीं है, अगर उनका नुकसान होगा तो किसान और जनता उसका जवाब देगी और आने वाले चुनावों में हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका फायदा होगा तो हमें उसका लाभ भी मिलेगा। आप उसके फायदे को जनता को देने नहीं दे रहे हो। अगर फायदा हो गया, क्योंकि उनमें फायदा होने वाला है, अगर वो फायदा हो गया तो जो राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी समस्या है।
देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जनता ने वोट देके एक सरकार को चुना, उसको काम करने दो। उस काम करने के बाद अगर उससे लाभ नहीं होता तो जनता फिर जवाब देगी। 5 साल में चुनाव होता है, हर स्टेट में चुनाव होता है, तो आप उस प्रक्रिया को रोक क्यों रहे हो? और इसके ऊपर भी हमारे देश में जुडिशरी है, जुडिशरी उसे रिव्यू कर रही है, जुडिशरी सबसे बात कर रही है, प्रोसेस को देख रही है, तो आप अपने सिस्टम में विश्वास करो ना। आप क्यों हमारे किसान भाई बहनों को, बुजुर्ग लोगों को गांव से लेके आप यहाँ पे हाईवे पे रुके हुए हो, और हाईवे पे आप इनकन्वीनियंस लाखों लोगों नहीं, को उससे भी गंभीर तो ये कि सर बहुत सारे लोगों की जान चली गई और इससे गंभीरता जो पूरी दुनिया में इसको लेकर गलत संदेश गया। फिलहाल शिव सिंह जी, अंतिम कमेंट के रूप में मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि सरकार तो लगातार यही दावा कर रही है कि कानून अच्छे हैं और 99.9% किसान इसके समर्थन में है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा भटनागर जी से कि अभी आपने खेमचंद कहा, शर्मा जी, अरे हाँ शर्मा जी से मैं ये कहूंगा कि अभी आप कह रहे थे कि लोकतंत्र, इस देश में लोकतंत्र है और हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग। तो मैं तो ये कहूंगा कि लोकतंत्र की जिस तरह से सरेआम हत्या आज उत्तर प्रदेश में हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पूरा देश दुनिया देखा कि लोग उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, जहां लोकतंत्र की बात करते हैं। और रही बात किसान बिल की, ब्लॉक प्रमुख के चुनावों तो की आप कह रहे हैं कि ये पेन आपको खरीदना पड़ेगा, और हम ये किसान कह रहा है कि ये पेन हमको नहीं लेना है। तो ये कौन सी जबरदस्ती है, जब हम कह रहे हैं कि जो किसान बिल, जो किसान नीतियां देश में लागू हैं, उससे हमें प्रसन्नता है, हमें खुशी है, हमें अमन चैन है, तो फिर आप क्यों जबरिया किसान बिल थोप रहे हैं? जबरदस्ती क्यों किसानों के ऊपर ये नए बिल थोपे जा रहे हैं? बहुत सही बात आपने कही सर। मैं आखिरी कमेंट के रूप में आपके पास आ रहा हूं सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से खेमचंद शर्मा जी किसानों को आश्वस्त करेंगे एक लाइन में? देखिए, कोई भी जरूरी चीज हमें सरकार को करना बहुत जरूरी होता है, वो सरकार कर रही है। कुछ भी जबरदस्ती नहीं है, सब पे बात की जा रही है, कोर्ट भी बातचीत कर रही है, बिल होल्ड पे है, तो जबरदस्ती तो कहीं है ही नहीं। लेकिन किसानों के लाभ के लिए, देश के लाभ के लिए, फ्यूचर और की जो चीजें हैं, जो फ्यूचर की जरूरत है, फ्यूचर की जो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, संसाधन कम है, खेती कम हो रही है, आधुनिक खेती से हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमारी आमदनी बढ़े, किसान। ठीक है सर, मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अब चुनावों की बात होने लगी है किसान आंदोलन में, इससे किसान नेता खुश हो सकते हैं, लेकिन किसानों को जरूर इससे एक झटका लगा होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।